आज 2021 में 10 जनवरी के हुए पेपर को डिस्कशन करेंगे। या एनटीपीसी 2019 का क्वेश्चन है, पेपर हुआ था 2021 में। शिफ्ट कौन सा है? तो 10 से 12 बजे की शिफ्ट का पेपर है। चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर है राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अब राजकोषीय घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा क्या होता है, प्राथमिक घाटा क्या होता है, इन पर हम लोग चर्चा करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग घाटा क्या है। तो घाटा क्या होता है? जब हम आय से अधिक व्यय कर देते हैं, है ना। हमारी आमदनी 10 रुपए है और 15 रुपए खर्च करेंगे, तो यानी 5 रुपए का हमें घाटा हो जाएगा। सिंपल सा घाटे का यही अर्थ होता है। अब आइए भारत की वित्त व्यवस्था में घाटे को समझते हैं। तो देखिए, पहला होता है बजटीय घाटा। सरकार जो बजट हर वर्ष पेश करती है, आर्टिकल 112 112 के तहत, उस बजट में जो सरकार को घाटा होता है उसको बजटीय घाटा कहते हैं। देखिए, सरकार का बजटीय घाटा होता क्यों है? क्योंकि सरकार की जरूरतें जो है वो ज्यादा हैं और उसकी आमदनी कम है। सरकार को बहुत सी योजनाओं में खर्च करना होता है। रक्षा क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, स्वास्थ्य क्षेत्र है, बहुत प्रकार की चीजें सरकार को खर्च करना है। लेकिन सरकार की आमदनी जो है वो सीमित है। ठीक है, सरकार हमसे इनकम टैक्स वसूलती है, तो सरकार की आमदनी बहुत कम है। इनकम टैक्स है, जीएसटी टैक्स है, तो उसका एक सीमित हो रहा है। मान लेते हैं उसको 2 लाख करोड़ रुपए उसके पास आ रहे हैं, 2 लाख करोड़, लेकिन उसको खर्च करना है 2.5 लाख करोड़। तो जो आधा लाख करोड़ है वह तो सरकार को लाना पड़ेगा ना कहीं से, तो वह सरकार बाद में उधार लेके आती है। ऐसे कोरोना काल में कुछ हो नहीं रहा था, सरकार की आमदनी हो नहीं रही थी और सरकार को खर्चे करने थे, तो सरकार कहाँ से लाएगी? तो सरकार अपने बैंकों से उधार लेगी, लोगों से उधार लेगी, जनता से उधार लेगी, विदेशों से उधार लेगी, वर्ल्ड बैंक से उधार लेगी। इस तरह सरकार को घाटा हो जाता है ना। तो सरकार इसको जो है अपना संसद में प्रस्तुत करती है, कि बजट प्रस्तुत करती है कि हमारा इतना घाटा हो गया इस साल। तो उसी को समझ रहे हैं। तो बजटीय घाटा क्या होता है? तो बजटीय व्यय जो होता है, खर्च जो होता है वो प्राप्ति से ज्यादा हो जाता है। ठीक है, बजटीय व्यय जो है वो बजटीय प्राप्ति से ज्यादा होता है, इसीलिए जो है घाटा हो जा रहा है। अच्छा, व्यय में भी क्या होता है? एक राजस्व व्यय होता है और एक पूंजीगत व्यय होता है। ठीक है, और बजटीय प्राप्ति में भी एक राजस्व होता है और एक पूंजीगत होता है। देखिए, राजस्व प्राप्तियां क्या होती हैं समझिएगा। राजस्व प्राप्तियां भारत सरकार की ऑल रेकरिंग इनकम है, जो बार बार आते रहती है और जिसके लिए कुछ देयता नहीं हो। जैसे कर होता है, टैक्स होता है, इनकम टैक्स, वो बार बार आएगा और सरकार को इसके लिए कुछ लौटाना नहीं है। तो कर राजस्व किस में आएगा? वो प्राप्तियों में आएगा, है ना। सरकार की इनकम होती है प्राप्तियां। ऑल रेकरिंग इनकम जो है वो सरकार की राजस्व प्राप्तियां में आ जाएंगे। ठीक है। अच्छा, पूंजीगत प्राप्तियों में क्या है? यहाँ पर ऑल नन रेकरिंग इनकम जुड़ा होता है। ठीक है, और इसमें देयता का प्रश्न होता है। जैसे ऋण है, ऋण हम समस्त ऋण लेते हैं, कोई भी ऋण उधार लेते हैं हम। ठीक है, तो हमको बार बार तो उधार नहीं लेते हैं, एक ही बार लेते हैं। ठीक है, और हमको यहाँ पर देयता का प्रश्न जुड़ा, हमको यहाँ पे देना पड़ता है। तो ये पूंजीगत प्राप्तियां हो गई। अच्छा, पूंजीगत व्यय और राजस्व व्यय क्या है? तो देखिए, राजस्व व्यय में क्या होता है? संपत्ति का सृजन नहीं होता है। ठीक है, इसमें जैसे कि आप वेतन देते हैं, पेंशन देते हैं, रक्षा क्षेत्र है, ये सब राजस्व व्यय के अंतर्गत आता है। अच्छा, पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय से होता है संपत्तियों का सृजन होता है। जैसे आप खर्च कर रहे हैं सड़क पे, पुल पे, है ना, खर्च तो आप एक्सपेंडिचर पूंजीगत व्यय है, लेकिन उससे संपत्ति का सृजन हो रहा है। कौन सा संपत्ति? तो सड़क बन रहा, पुल बन रहा, या देश की संपत्ति, इसका सृजन हो रहा है। अब समझिए राजस्व घाटा क्या होता है। तो देखिए, राजस्व यहाँ पर हम लोग बजटीय व्यय और बजटीय प्राप्ति पढ़े ना, तो इसके अंतर्गत राजस्व और पूंजी पढ़ा, तो यही हो गया राजस्व घाटा और पूंजीगत घाटा। भाई, जब राजस्व व्यय जो है आपका अधिक होगा और प्राप्ति कम होगा तो वहां राजस्व घाटा होगा। उसी प्रकार जब पूंजीगत व्यय अधिक होगा और पूंजीगत प्राप्ति कम होगा, तभी आपको पूंजीगत घाटा होगा। और राजस्व घाटा का जो है अगला रूप है प्रभावी राजस्व घाटा। इसमें क्या होता है? राजस्व घाटा में हम लोग जो है पूंजीगत परिसंपत्तियों के सृजन के लिए जो अनुदान दे देते हैं, जैसे हमने अभी पुल की बात की, पुल बनाने के लिए अनुदान दे दिया, तो पूंजीगत परिसंपत्ति हो रहा ना, उसका सृजन हो रहा ना, उसके लिए हमने पैसा दे दिया। तो वो जो जो रेवेन्यू अकाउंट से जो जो पैसा जा रहा है उसको हम लोग माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर प्रभावी राजस्व घाटा, क्योंकि भाई इस पैसे का तो उपयोग विशेष काम के लिए हो रहा है ना, पूंजीगत परिसंपत्ति से सृजन हो रहा, तो ये राजस्व घाटा में नहीं गिना जाएगा। तो इसीलिए इसको प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं।
अब आते हैं राजस्व घाटा के ऊपर में। देखिए राजस्व घाटा क्या है, यह सरकार की आय और व्यय का अंतर है। ठीक है, घाटा ही तो आय और व्यय का अंतर होती है, सिंपल सी बात है। अच्छा, यह जो राजकोषीय घाटा है, वो सभी स्रोतों से सरकार की उधारी आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, कि सरकार ने कितना उधार ओढ़े रखा है भाई, ये बताता है राजकोषीय घाटा। फिर क्या होता है कि सरकार की वास्तविक देयता का निर्धारण करता है कि सरकार को आखिर देना कितना है। तो इसमें क्या होता है, इसमें बजटीय घाटा हमने भी पढ़ा था ना। बजटीय घाटा में क्या होता है कि आपने जितना खर्च किया और जितना प्राप्त किया उसका अंतर, है ना। तो व्यय आपका ज्यादा हो रहा है और प्राप्ति आपका कम हो रहा है, यही बजटीय घाटा है। और बजट क्या है भाई, तो देश की वित्त व्यवस्था का जितना प्राप्ति हो रहा है और जितना खर्च हो रहा है, उसका एक डेटा होता है, उसका एक लेखा जोखा होता है। तो राजकोषीय घाटा में क्या है, बजटीय घाटा, और उसमें क्या है, ब्याज, उधारियां और देयताओं को जोड़ दिया जाता है इसमें, कि भैया आपको टोटल कितना देना है। बजट घाटा रहेगा और उसमें बाजार, उधारियां और देयताएं भी जुड़ी हुई है, कि आपको इतने और करोड़ रुपए, इतने हजार करोड़ रुपए और देने हैं। ठीक है, यही ना कह रहे हैं कि सरकार सभी स्रोतों से सरकार की उधारी आवश्यकताओं की इंगित करता है, तो सारी उधारियां इसमें जोड़ दी जाती हैं। अच्छा, प्राथमिक घाटा क्या है, तो प्राथमिक घाटा देखो वही है कि राजकोषीय घाटे में जो है सरकार द्वारा ब्याज भुगतान को जो है घटा दिया जाता है। ठीक है, कि सरकार ने इतना पैसा ब्याज में दे दिया, तो उसको हम लोग अगर घटा देंगे तो प्राथमिक घाटा कहलाएगा। अच्छा, अब समझते हैं एफआरबीएम एक्ट 2003 क्या है। तो सरकार जो है वित्त अनुशासन के लिए, सरकार के लिए, भारत सरकार के लिए एक एक्ट पारित किया गया कि आप जो है जरूरत से ज्यादा उधारी न लेने, क्योंकि हमारी वित्त व्यवस्था खराब हो जाएगी। वित्त व्यवस्था खराब होती है तो क्या होता है, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा क्रेडिट गिरा दिया जाता है, तो हमको उधारी भी ढंग से नहीं मिल पाता है ना। देश की अर्थव्यवस्था पर विकास लोगों का, बाहरी देशों का, बाहरी संस्थाओं का कम हो जाता है। हम अनुशासन में खर्च करें, इसीलिए एफआरबीएम एक्ट 2003 में लाया गया है। फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट एक्ट, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 लाया गया था। अगला क्या है, मौद्रिक घाटा। देखिए राजकोषीय घाटा का वह हिस्सा जो सरकार नोट छाप कर पूरा करते हैं, उसे मौद्रिक घाटा कहते हैं। देखिए सरकार को पहले लगता था घाटा, तो घाटा में पहले सरकार क्या करती थी, सरकार कहती थी आरबीआई को, आरबीआई महोदय आप जो है नोट छाप दीजिए। ठीक है, हमारा 10 करोड़ रुपए का खर्च हो गया है, 500 करोड़ रुपए का खर्च हो गया है, तो आप इतना नोट हमें छाप कर दे दीजिए, हम घाटे हमारे पूर्ति हो जाएगा। तो इससे दिक्कत क्या थी कि जब सरकार नोट छपवाती थी, तो अर्थव्यवस्था में क्या होता, कैश फ्लो ज्यादा हो जाता था। ठीक है, तो इससे जो है महंगाई जो होती थी, इसको मुद्रास्फीति कहते थे, वो बढ़ जाती थी। तो इससे और क्या, विदेशी लोग भी जो है इस पर नकारात्मक दृष्टि रखते थे, इसीलिए मौद्रिक घाटा को जो है इसको समाप्त कर दिया गया, कि भाई अब नोट छाप के ऐसा काम नहीं किया जाएगा, और एफआरबीएम जैसे एक्ट लाए गए थे। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कहता है कि सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है, तो राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अगला सवाल है, अर्धशुष्क जलवायु परिस्थितियों और अपकृष्ट मिट्टी में उगाई जाने वाली वह फसल जो खाद्य फसल के साथ साथ चारे की भी फसल है, क्या है। तो देखिए इसमें चार चीजें, पहले अर्धशुष्क जलवायु हो, अपकृष्ट मिट्टी हो, उसके बाद खाद्य फसल के साथ साथ चारे का उपयोग हो। तो भाई ये चारों क्राइटेरिया जो है मक्का ही फुलफिल कर रहा है। ठीक है, प्रश्न है, भारत में 1972 में अपना परिचालन आरंभ करने वाले बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना किस देश की सहायता से की गई थी। तो इसका सही उत्तर है यूएसएसआर, जिसे भूतपूर्व सोवियत संघ कहा जाता था। 1991 में इसका अस्तित्व समाप्त हो गया था और बाद में यह 15 देशों में टूट गया था। प्रश्न का सही उत्तर है यूएसएसआर। यूएसएसआर की सहायता से बोकारो स्टील प्लांट की स्थापना की गई थी। भारत में पंचवर्षीय योजना के तहत कई इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे, क्योंकि उस समय हमारे देश में बृहद उद्योगों की बहुत कमी थी। अंग्रेजों के कारण देश की अर्थव्यवस्था बेकार हो गई थी, इसलिए भारत सरकार ने इसे स्थापित करने के लिए आज़ादी के बाद विभिन्न देशों से सहयोग लिया। इसी क्रम में दुर्गापुर में जो है ब्रिटेन की सहायता से इस्पात संयंत्र स्थापना किया गया। राउरकेला में जर्मनी की सहायता से भिलाई और बोकारो, भिलाई अलग है, बोकारो अलग है, दोनों इस्पात संयंत्रों को सोवियत संघ की सहायता से स्थापित किया गया था। बोकारो इस्पात संयंत्र जो है वो दामोदर नदी से पानी लेता है। राउरकेला जो है वो ब्रह्मणी नदी की पानी का उपयोग करता है।
और ये ब्रह्मणी नदी जो कि उड़ीसा में है, कोयल और शंख नदियां, दो नदियां हैं, कोयल और शंख, उनके जो है संगम से ब्रह्मणी नदी बनती है। और ब्रह्मणी नदी जो है वो कहाँ है, राउरकेला पर स्थित है। और यहीं पर जो है राउरकेला इस्पात संयंत्र बनाया गया। तो इस्पात संयंत्र में क्या चाहिए, पानी चाहिए, कोयला चाहिए, चूना चाहिए, लोहा चाहिए, तभी तो इस्पात संयंत्र होंगे। ये इस्पात संयंत्र वहीं स्थापित किए जाते थे जहां कच्चे माल बहुतायत में मिलते थे। क्योंकि ये जो पूर्वी भारत है हमारा, वो पूर्वी भारत जो है, वहां पर आपको कोयला, लोहा और पानी, ये तीन चीजें प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। इसीलिए ये इस्पात संयंत्र जो है पूर्वी भारत में, दुर्गापुर कहाँ है तो बंगाल में है, राउरकेला कहाँ तो उड़ीसा में है, भिलाई कहाँ तो छत्तीसगढ़ में है, बोकारो कहाँ है तो बोकारो झारखंड में है। दुर्गापुर दामोदर नदी पर स्थित है, राउरकेला ब्रह्मणी नदी पर स्थित है। बोकारो जो है वो बोकारो और दामोदर नदी के संगम पर बोकारो स्थित है। भिलाई जो है वह शिवनाथ नदी के किनारे बसा हुआ, और शिवनाथ कौन है, महानदी की सहायक नदी है। तो भिलाई अगर पूछ लिया जाए कि किस नदी पर है तो शिवनाथ नदी पर स्थित है। और भारत का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर जमशेदपुर, तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण रेखा और खरकई नदी के संगम पर स्थित है। एक ट्रिक भी है, भीरू राज दुबे, भीरू राज दुबे, भिलाई रूस की सहायता से, राउरकेला पश्चिमी जर्मनी की सहायता से, दुर्गापुर ब्रिटेन की सहायता से। अगला प्रश्न है, न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में, ये उस समय करंट का सवाल है, अभी कोई मतलब नहीं है, स्किप करेंगे। प्रश्न है, क्षेत्रीय हवाई संपर्क को सस्ता और सुविधाजनक बनाने के लिए एक योजना, देखिए एक योजना आई थी 2016 में, उड़ान, उड़ान उड़े देश का आम नागरिक, 2016 में लाया गया था। और इसका उद्देश्य था कि देश के जगह जगह हवाई पट्टी बनाए जाएं, छोटे छोटे शहरों में भी, ताकि वहां पर हवाई आगमन आसानी से उपलब्ध हो सके। प्रश्न है, नीति आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है नरेंद्र मोदी। देखिए नीति आयोग का अध्यक्ष होता कौन है, तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होता है, पीएम। और यह जब बना था 1 जनवरी 2015 में, तो उस समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही थे। देखिए प्रधानमंत्री जो होता है, वो पीएम जो होता है, वह पदेन अध्यक्ष होता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट जो है 1 जनवरी 2015 को स्थापना होने के साथ ही नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी थे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, किसके जगह पर आ गया, तो योजना आयोग के जगह पर इसकी स्थापना की गई थी। योजना आयोग 1950 में बना था, 1950 में योजना आयोग की स्थापना की गई थी, और उसके जगह फिर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। ठीक है, वर्तमान की क्या स्थिति है, तो सुमन बेरी, सुमन बेरी इसके कौन है, तो उपाध्यक्ष हैं। भाई अध्यक्ष तो अभी भी बाय डिफॉल्ट नरेंद्र मोदी हैं, इसका हमेशा उपाध्यक्ष ही बदलेगा। तो कौन बदल रहा है, सुमन बेरी। और उसके बाद सीईओ कौन है नीति आयोग के, तो बी वी आर सुब्रमण्यम, BVR सुब्रमण्यम इसके सीईओ हैं अभी, और सुमन बेरी उपाध्यक्ष हैं। प्रश्न है, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की स्थापना कब हुई थी, तो 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, तो ऑस्ट्रिया के वियना में, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जो है इसका मुख्यालय है। और अभी इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, तो राफेल मारियानो ग्रोसी, तो राफेल मारियानो ग्रोसी जो है इसके डायरेक्टर जनरल है। किसके, तो IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के डायरेक्टर जनरल जो है राफेल मारियानो ग्रोसी हैं। अच्छा, सवाल जो है वो संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह से है। देखिए 1857 के पहले कौन सा विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह ठीक पहले हुआ था। 1855-56 में, 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के विद्रोह से पहले कौन सा जनजातीय विद्रोह हुआ था, तो संथाल विद्रोह हुआ था। संथाल कौन है, तो एक जनजाति है जो पूर्वी भारत में बहुतायत में पाई जाती है। तो सवाल है कि संथाल विद्रोह 1857 विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता किसने की थी, तो महाराजा मेहताब चंद, उस समय जो अभी वर्धमान है ना, तो वर्धमान के राजा, वर्धमान जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित एक स्थान है, तो उस रियासत के राजा थे महाराजा मेहताब चंद। इन्होंने जो है अंग्रेजों की सहायता की थी उस समय। प्रश्न है, अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना कब की गई थी? इस समिति को शॉर्ट में इंग्लिश में इनकोस्पार भी कहते थे। तो अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए भारतीय राष्ट्रीय समिति की स्थापना 1962 में की गई थी, और इसी का नाम बदलकर इसरो कर दिया गया था 1969 में।
और फिर जो है 1970 में क्या किया गया था, स्पेस कमीशन की स्थापना की गई थी और डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की भी स्थापना 1970 में, यानी 1970 में दो चीजें की गई थी, एक स्पेस कमीशन और एक डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की स्थापना की गई थी। इसरो का पूरा नाम क्या है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। और एस सोमनाथ जो है वो इसरो के अभी चेयरमैन है। अगला प्रश्न है, समान डेटा ट्रांसफर के लिए डेटा के एक सेट को क्या कहा जाता है, तो डेटा के एक सेट को एरे कहा जाता है। अगला सवाल, काल्पनिक उपन्यास चंद्रकांता की रचना किसने की, तो चंद्रकांता जो है देवकी नंदन खत्री जी की रचना है। मैथिली शरण गुप्त भारत भारती के लिए प्रसिद्ध हैं, जयशंकर प्रसाद की कालजयी रचना कामयनी है और मुंशी प्रेमचंद गोदान के लिए अति प्रसिद्ध है। प्रश्न है, किस राष्ट्र ने इको फ्रेंडली रॉकेट अंगारा, उस समय का करंट है लेकिन जान लीजिए कि अंगारा जो है रॉकेट विकसित किया है रूस ने। नवंबर 1944 में सांप्रदायिक समस्याओं पर गांधी जिन्ना चर्चा विफल होने के बाद एक न्यायिक ढांचे में सांप्रदायिक समस्या की जांच के लिए गैर पक्षीय सम्मेलन की अस्थायी समिति द्वारा कौन सी समिति नियुक्त की गई, तो सप्रू समिति स्थापित की गई थी। अगला सवाल है, डिजिटल उपकरणों में डेटा स्थानांतरण के लिए एक प्रोटोकॉल है, तो किस नाम से जाना जाता है, तो यूएसबी पोर्ट, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूएसबी क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। इस पोर्ट या पोर्ट जो है वो किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो पोर्ट को डिजिटल उपकरणों में डेटा, हम लोग डेटा ट्रांसफर करते हैं ना यूएसबी लगा करके, उसी की बात कर रहा है। इकोनॉमी ऑफ परमानेंस के लेखक कौन है, तो जेसी कुमारप्पा है। जेपी कुमारप्पा एक गांधीवादी अर्थशास्त्री थे और इन्होंने एक किताब लिखी थी इकोनॉमी ऑफ परमानेंस। अगला प्रश्न है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा किसने तैयार की, तो इसका सही उत्तर है पीसी महालोनबिस ने यह योजना तैयार की थी। इस पंचवर्षीय योजना में पीसी महालोनबिस ने देश में तीव्र औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए नीतियां बनाई थी। इसी के अंतर्गत जो हम लोग अभी पढ़े थोड़ी देर पहले, इस्पात संयंत्र जो है, तो यही तो औद्योगिकरण था। जो भिलाई, रूस, राउरकेला, ये सब के पृष्ठभूमि जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ही तैयार हुई थी। देखिए, पहली पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित थी, दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालोनबिस मॉडल पर आधारित थी और तीसरी पंचवर्षीय योजना सुखमय चक्रवर्ती और जॉन सेंट के मॉडल पर आधारित थी। अगला सवाल है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन के रूप में किसे जाना जाता है, तो सही उत्तर है रियो समिट। रियो डी जेनेरियो जो कि ब्राजील का एक शहर है, ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, लेकिन उसका एक प्रमुख शहर कौन सा है, तो रियो डी जेनेरियो है। तो वहां पर अर्थ समिट हुआ था 1992 में, उसी की बात कर रहा है ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जापान के क्योटो में क्योटो प्रोटोकॉल आता है, वहां पर कार्बन खरीद बिक्री की बात की जाती है ना, तो ये सब। और एजेंडा 21 भी इसी संबंधित है, पृथ्वी सम्मेलन से संबंधित है। लेकिन मूल रूप से सवाल क्या है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन किससे संबंधित है, तो रियो सम्मेलन से संबंधित है। अगला सवाल करंट का है, 2019 के करंट का है, आज का मतलब नहीं है। सवाल था कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार किनको दिया गया था, तो रामनाथ कोविंद जी को। अभी क्या करंट सवाल पूछ सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए एक समिति बनाई गई थी, उसके अध्यक्ष किनको नियुक्त किया गया था, तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को। अगला सवाल, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष में अस्थाई बंदोबस्त को अमल में लाया गया था, तो 1793 में। लॉर्ड कर्नवालिस। क्या करना होता था, तो 10/11 यानी 11 में से 10 भाग अंग्रेज ले जाएंगे और एक भाग जो है वह जमींदार रखेगा, और इसमें जमीन का मालिक जो है जमींदार को घोषित कर दिया गया था। अस्थाई बंदोबस्त को सूर्यास्त कानून भी कहते थे। कारण क्या था, क्योंकि अगर समय पर, यानी कि आज डेट दे दिया गया, आज 1 तारीख है और आज अगर शाम तक सूर्यास्त होते होते ये 10वां भाग अंग्रेजों तक नहीं पहुंचता था, तो जमींदार की जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी, जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। तो स्थायी बंदोबस्त कब अमल में लाया गया, तो 1793 में लाया गया। अगला सवाल है, सीसा और टीन की मिश्र धातु को क्या कहा जाता है, तो सीसा और टीन, याद रखिएगा इसको, सोल्डर कहा जाता है। स्टेनलेस स्टील तो स्टील का एक प्रकार है ना। पीतल में तांबा जस्ता लगता है, कांसा में तांबा और टिन लगता है। सीसा और टिन जो है उसका उपयोग करते हैं सोल्डरिंग में। तो प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, सोल्डर। सीसा और टिन किसका मिश्र धातु है, सोल्डर का है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, तो बैरोमीटर, बचपन से पढ़ रहे हैं बैरोमीटर, है ना। बैरोमीटर से हम लोग वायुमंडलीय दाब नापते हैं, थर्मामीटर से तापमान नाप। वर्षा ऋतु के दौरान जब पौधों के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक होती है,
इसे किस रूप में संदर्भित किया जाता है? तो इसे आर्द्र भूमि कृषि के रूप में। आर्द्र भूमि क्या होगी? जहां पर ज्यादा वाटर होंगी उसी क्षेत्र को आप आर्द्र भूमि पकड़िए। यह कह भी रहा है कि वर्षा ऋतु के दौरान जो पौधे के लिए आवश्यक मृदा आर्द्रता की तुलना में अधिक हो जाती है। अभी जरूरत से ज्यादा जहां पानी हो जाए, मतलब समझिए धान खेत जो पानी में डूबा होगा वो आर्द्र भूमि कृषि हो गई। अगला सवाल है, थाईलैंड की खाड़ी में चक्रवात आया था 2019 में। स्किप करेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है। और भारत में हमने आपको 4 चक्रवात पिछली वीडियो में बता दिए हैं। अगला सवाल है कि डैश 9 भारतीय भाषाओं की एक लिपि है जिसमें एक सामान्य भारतीय लिपि के रूप में प्रस्तावित किया जा रहा है। तो इसे भारती कहा जाता है। और वह लिपि जो है आईआईटी मद्रास जो है उसके श्रीनिवास चक्रवर्ती के नेतृत्व में बनाया गया है एक भारतीय लिपि, जिसमें कुल 9 भाषाओं का जो है समावेश किया गया है। अगला सवाल, कामाख्या मंदिर किस राज्य में है? तो असम में है। और असम के मुख्यमंत्री हैं हेमंत बिस्वा शर्मा। देखिए, कामाख्या मंदिर जो है वो नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है और वो एक शक्तिपीठ है। अगला सवाल है, मुगल कालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन किस भारतीय संगीत शैली से संबंध रखते थे? तो वो ध्रुपद से। देखिए, भारत में 2 प्रकार की संगीत शैली है, एक हिंदुस्तानी और दूसरी कर्नाटक है। तो भारतीय संगीत शैली की 2 संगीत शैलियां कौन कौन सी हैं? तो हिंदुस्तानी और कर्नाटक। तो हिंदुस्तानी संगीत शैली में ही ध्रुपद, ख्याल और ठुमरी आते हैं। अगला सवाल है, क्लब ऑफ रोम के द्वारा द लिटमस टू ग्रोथ का प्रकाशन कब किया गया था? तो इसका सही उत्तर है 1972 में किया गया था। भाई थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या बात है। तो 1972 में एक रिपोर्ट जिसमें पृथ्वी पर मानव और आर्थिक विस्तार की संभावना का अध्ययन किया गया था। द लिटमस टू ग्रोथ एक रिपोर्ट थी। कब आई थी? 1972 में आई थी। क्या कहा गया था? तो पृथ्वी पर मानव और आर्थिक विस्तार की संभावनाओं का अध्ययन किया गया था। देखिए, हमारा जो उपभोग स्थिति है ना, जिस प्रकार हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, वह जो है 2100 सीई है ना, सीई यानी सन 2100 तक ही चल पाएगा। उसके बाद यह जो है कोलैप्स कर जाएगा। वही ये इस रिपोर्ट में कहा जाता है और यह रिपोर्ट बहुत फेमस हुई थी। भाई कोई तर्क तो होगा तभी तो फेमस हुआ है इतना। तो रिपोर्ट कौन सी थी? द लिटमस टू ग्रोथ। अगला सवाल, भूमि का वह भौतिक विस्तार जिस पर फसलें बोई और काटी जाती हैं क्या कहते हैं? तो कुल बीजारोपित भूमि। और जितने क्षेत्र में बीज लगाएंगे उसी की बात कर रहा है कि यह कुल बीजारोपित भूमि है कि कितने में बोई गई। खैर, अगला सवाल है, नाइट्रोजन यौगीकरण के माध्यम से मृदा की प्राकृतिक उर्वरता को बढ़ाने वाली फसलों को फलीदार पौधे कहते हैं। कौन सा फलीदार पौधे? जैसे कि मटर वगैरह हो गया, दलहन पौधे, है ना। नकदी फसलें क्या हैं? तो भाई जो नगद पैसा देते हैं, कपास, तंबाकू, ये सब नकदी फसलें हैं। बागवानी फसलें आप लोग जानते हैं कि क्या होता है ना, तंतुमय मतलब रेशेदार। अगला सवाल है, खाद्य पदार्थ, वस्त्र जैसे उत्पाद एवं मनोरंजन जैसी सेवाओं को उनके अंतिम उपभोक्ताओं द्वारा खरीदे जाने पर क्या कहा जाता है? तो इसे उपभोग वस्तुएं कहा जाता है। देखिए, पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? ये पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग करके माल तैयार किया जाता है। जैसे कि मशीन, हमने मशीन लगाया, उसके बाद जो हमने कोई माल प्रोडक्ट तैयार किया, ठीक है। तो यह जो है मशीन द्वारा, मशीन में जो खर्च किया गया है जो पैसा, वो पूंजीगत वस्तुएं हो गई, है ना। जैसे जनरेटर बिजली के लिए, तो ये क्या है? पूंजीगत वस्तु है। देखिए, मध्यवर्ती वस्तु समझिए। पहले पकड़िए प्लास्टिक का पेन, है ना, प्लास्टिक का पेन पकड़ते हैं, ठीक। ये एक पेन है, तो इसमें पहले प्लास्टिक ग्रेनुअल्स होंगे, फिर वो प्लास्टिक का केस बनेगा, रिफिल बनेगी पेन के लिए, है ना। उसके बाद वह जाके एक जगह असेंबल होगा और फिर असेंबल होने के बाद पैकेट बाजार में बिकेगा। तो यह जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, ये प्लास्टिक के केस बन रहे हैं, ये इसकी नीब बन रही है ना। तो यही सब मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती हैं। अगला सवाल है, हमारी जीवा पर कौन सा अभिग्राही रिसेप्टर होता है? तो इसमें रिसेप्टर जो होता है वह रस संवेदी होता है, गैस्टाटोरी कहते हैं इसको। देखिए, अगला सवाल है, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हुआ था? तो इसका सही आंसर है महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच हुआ था। महात्मा गांधी ने नहीं बल्कि मदन मोहन मालवीय ने गांधी जी की तरफ से उस पैक्ट में हस्ताक्षर किए थे। देखिए, इसे पूना पैक्ट क्यों कहा जाता था? क्योंकि पूना में यह पैक्ट हुआ था। कब हुआ था? 1932 में हुआ था। पूना में ही क्यों हुआ था? क्योंकि उस समय गांधी जी पुणे के जेल में थे। देखिए, पूना पैक्ट समझने से पहले आप लोग समझ लीजिए गोलमेज सम्मेलन। तो गोलमेज सम्मेलन हुए थे ना 1930, 31 और 32 में। तो कांग्रेस ने 31 वाला भाग लिया था, 30 और 32 का बायकॉट किया था, ठीक है। तो पूना पैक्ट की जो पृष्ठभूमि है वह 1932 के जो गोलमेज सम्मेलन हुए उससे निकलती।
पृथक निर्वाचन मंडल जो हम लोग पढ़ते हैं, उसमें अंग्रेजों ने 1932 में एससी एसटी जो उस समय डिप्रेस्ड क्लास कहते थे, उनको अलग से निर्वाचन होने का अलग से सीट आवंटित किया था। जबकि गांधी जी का मानना था कि ये जो डिप्रेस्ड क्लास है, एसटी एससी है, वो हिंदू धर्म के अंतर्गत आता है। जबकि अंबेडकर जी का कहना था नहीं, हमें अलग से प्रतिनिधित्व दिया जाए, हमारा बहुत ज्यादा शोषण हुआ है, तो हमें अलग से चुनाव लड़ने का मौका दिया जाना चाहिए, हमारा हक है। तो इसमें गांधी जी अड़ गए, बोले नहीं, आप हिंदू के अंतर्गत ही आपको सीट आवंटित की जाएगी, आपको अलग से प्रतिनिधित्व नहीं दिया जाएगा। तो अंबेडकर गांधी जी की बात नहीं मान रहे थे, जबकि गांधी जी अड़ गए थे, उन्होंने उपवास कर रखा था। तो गांधी जी उपवास के कारण उनका स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता जा रहा था। अंत में मजबूर होकर अंबेडकर को गांधी जी के साथ समझौता करना पड़ा 1932 में, और यही जो है पूना पैक्ट कहलाया। अगला सवाल है कि प्रत्येक वृक्क, वृक्क मतलब किडनी में बड़ी संख्या में निस्पंदन इकाइयां होती हैं। मतलब क्या होता है, फिल्ट्रेशन वाला यूनिट्स होता है, ठीक है। तो उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें भाई नेफ्रॉन्स कहा जाता है। किडनी में नेफ्रॉन्स होता है ना। स्नायु जो है, न्यूरॉन्स जो है, वो मस्तिष्क में होता है ना, मस्तिष्क की सेल्स न्यूरॉन्स हैं, है ना। और ये जो नाभिक है वो कोशिका में होती है, नाभिक। और हम लोग तंत्रिका तंत्र में क्या पढ़ते हैं, तो मस्तिष्क पढ़ते हैं, पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं, है ना। अगला सवाल है, पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पाइरूवेट जो होता है वो किसमें विभाजित हो जाता है, तो भाई लैक्टिक एसिड में। तो हमारे शरीर में दो प्रकार के श्वसन होते हैं, एक ऑक्सीकृत एक अनऑक्सीकृत। ये जो अनऑक्सीकृत होते हैं बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर, लैक्टिक एसिड, और ऊर्जा उत्पन्न होती है। अगला सवाल है, वारली पेंटिंग जो है वो महाराष्ट्र से संबंधित है। सीधा और एक लाइन में आंसर है, वारली पेंटिंग महाराष्ट्र। अगला सवाल है, 1972 में शिमला समझौता इंदिरा गांधी और किसके बीच हुआ था, तो इसका सही उत्तर है जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच हुआ था। क्यों हुआ था शिमला समझौता, तो समझौता 1971 के युद्ध के परिणाम स्वरूप हुआ था। 71 के युद्ध में क्या हुआ था, तो बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश बन गया था। भारत और पाकिस्तान के बीच लड़ाई हो गई थी 1971 में, और उसके परिणाम स्वरूप पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया था। कब बन गया था, तो 16 दिसंबर 1971 में। ये जो जुल्फिकार अली भुट्टो है, इसी की बेटी थी बेनजीर भुट्टो, जो पाकिस्तान की पीएम भी रही थी, और इनकी हत्या एक रैली में जो बम विस्फोट के द्वारा हो गया था। और इसी जो है बेनजीर भुट्टो का एक बेटा है, पाकिस्तान का एक राजनयिक है, बिलावल भुट्टो। आपने अयूब खान और परवेज मुशर्रफ का भी नाम सुन रखा होगा, ये मिलिट्री डिक्टेटर थे पाकिस्तान के। देखिए, शिमला समझौता का आउटपुट क्या था, तो भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर सहित जितने भी विवाद हैं, उनका समाधान आपसी बातचीत से ही किया जाए, और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर नहीं उठाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने इस समझौते की कदर नहीं की और इसको तोड़ देता है हमेशा। अगला सवाल है, मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, तो देखिए सबसे बड़ी धमनी को हम लोग अरोटा कहते हैं, महाधमनी। ये जो फोटो आप देख रहे हैं ना, यह अरोटा ही है, और अरोटा के विभिन्न ब्रांचेस हैं, इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अगला सवाल है, कौन सा कलपक्कम में परमाणु अनुसंधान हेतु स्थापित अनुसंधान रिएक्टर है, तो कलपक्कम कामिनी, कलपक्कम कामिनी। और एक प्रमुख कौन सा है, अप्सरा है, जो कि कहाँ है, ट्रॉम्बे में है। तो क्या है अप्सरा, तो भारत का पहला और एशिया का पहला परमाणु अनुसंधान रिएक्टर। तो भारत का पहला अनुसंधान रिएक्टर अप्सरा कहाँ है, ट्रॉम्बे में है। और कामिनी कहाँ है, तो कलपक्कम में है। देखिए, अगला सवाल है, नीचे दिए गए चार में से तीन राज्यों में भूजल का उपयोग अत्यधिक है, तो कौन सा तीन राज्य जहां अधिक है और चौथा में कम है, तो कौन सा राज्य है जहां भूजल का उपयोग अन्य तीन राज्यों के सापेक्ष अधिक नहीं है। तो भाई देखिए, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, इनमें खेती बहुत होती है, और यहाँ थोड़ा पानी की किल्लत भी रहती है, तो इसीलिए यहाँ पर पानी जो है वह ज्यादा उपयोग होता है बेनिस्बत उड़ीसा के। उड़ीसा के सापेक्ष में इन तीन राज्यों में पानी की खपत ज्यादा होती है। और उड़ीसा जो है कुछ पठारी क्षेत्र भी है यहाँ, और भरपूर नदियां भी निकलती हैं। देखिए, उड़ीसा जो है पठारी प्रदेश, और यहाँ बहुत सारी नदियां भी निकलती हैं, और जितना यहाँ नदी निकलती है उस अनुरूप यहाँ पानी का उपयोग उपभोग जो है कम होता है। इसीलिए हम प्रश्न के अनुसार देखेंगे कि राजस्थान, पंजाब, हरियाणा में अधिक उपयोग है, उड़ीसा में कम उपयोग है। सवाल है, किस वस्तु या सेवा के मूल्य पर सरकार द्वारा लगाई गई ऊपरी सीमा को अंतिम सीमा मूल्य, प्राइस सीलिंग कहते हैं। देखिए, कोई भी सामान को आप अत्यधिक दामों पर नहीं बेच सकते, नहीं कम में। सरकार एक परिस्थिति में सीलिंग लगा देती है कि अब जो है इस आम को जो है 100 रुपया से ज्यादा में नहीं बेच सकते। इसका सही सटीक उदाहरण आपको देते हैं शेयर बाजार में। शेयर में क्या होता है कि जब कोई शेयर धड़ाम धड़ाम गिरने लगता है, या बहुत ज्यादा तेजी से
चढ़ने लगता है, तो क्या होता है, वहाँ एक सीलिंग कैप लगा दी जाती है, क्योंकि कोई स्पेक्यूलेशन नहीं हो। अगर कोई 100 रुपए का शेयर है, अब वो ज़्यादा डिमांड हो गया, तो वो 1000 पहुँचने जा रहा है। भाई यहाँ कोई स्पेक्यूलेशन है क्या? इसको समझने के लिए सरकार क्या करती है, वहाँ एक प्राइस सीलिंग लगा देती है। इस प्रकार इस सेशन का अंत हुआ।